नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं गणेश किसान, फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ यावल में सावखेड़ा शिवार। यहाँ पे रटून रखा हुआ है। ये 5 बाय 5.5 का प्लॉट है जो पिछले साल अप्रैल में लगा हुआ था और आज कटिंग होकर रटून की हाइट हेल्थ में कुछ दिखा रहा हूँ। दूसरी बात कि रटून के लिए काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि भैया रटून मैनेजमेंट तो कर लिया है, इसमें बेसल डोज क्या दे, स्प्रे शेड्यूल क्या ले और फर्टिगेशन शेड्यूल क्या ले। क्योंकि फर्स्ट में तो सब जगह से गाइडलाइन मिल रही है, लेकिन रटून में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे अंदर, अभी टाइमिंग हो गया है कम से कम 5:45 हुए शाम के, और मैं यहाँ पे आया हूँ तो लगभग रटून मैनेजमेंट रखने के बाद में हाइट हेल्थ तो काफ़ी अच्छी हो गई है और इसमें पहला बेसल डोज भी हो गया है। नमस्ते। नमस्ते। आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग मोराले में है, बेवल तालुका, जिल्हा मोराड़ा। जळगाव। हा कधी पिलबाग ठेवलेला आहे? एप्रिल में। अप्रैल अप्रैल में रख दिया है। हाँ। इसमें अभी शेड्यूल वगैरह क्या दिया गया है? पहला शेड्यूल है 10 10 26 26 का 3 बीघा। अच्छा, कितने हज़ार पौधे हैं ये? ये 4,000। हम्म। और उसमें एक निम्बोडी डालेला है। हम्म। और दूसरी वाला तुमने बताया था वो 24 24 का। 24-24-0 फॉस्फरिक एसिड हाँ, का। 24 24 0 और फास्फरिक वो नली में छोड़ दिए ले। अभी वो स्प्रे वगैरह कुछ लिया है? स्प्रे वगैरह कुछ नहीं लिए अभी। हाँ, तो स्प्रे के लिए ही मैं बताऊंगा। जैसे पौधों की हाइट हेल्थ तो अच्छी हो गई है। इस बार मैं हाँ। यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आई हुई थी। जैसे ये पौधे को मैं बताऊं, ये चीज़ें पोंगा वगैरह एकदम बढ़िया निकल रहा है। अभी इसमें करना क्या है, मच्छर काफ़ी काट रहे हैं ना, हम्म। मच्छर भयंकर तरीके से हो गए। नमस्ते किसान भाइयों। सबसे पहले तो कई सारे किसान मित्रों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि रटून मैनेजमेंट कैसे करें, और रटून मैनेजमेंट करने के बाद में उसमें फर्टिगेशन शेड्यूल क्या चला है, फर्टिगेशन शेड्यूल में बेसल डोज क्या दे। कई सारे क्वेश्चन हैं और कई सारे क्वेश्चन के कई सारे आंसर भी निकल के आ रहे हैं। क्योंकि हर जगह की परिस्थिति, क्लाइमेट और सॉइल स्ट्रक्चर अलग अलग है। उस हिसाब से व्यक्तिगत उस व्यक्ति को उसके खेत के हिसाब से बेसल डोज स्वरूप जाना चाहिए। लेकिन लगभग रटून मैनेजमेंट में हमने अगर रटून रखा हुआ है तो बेसल डोज में क्या जाना चाहिए। जैसे रटून मैनेजमेंट रख लिया और रटून मैनेजमेंट रखने के बाद में 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि पौधे के ऊपर तब तो फल ही टंगा हुआ होता है, तो तब तक फर्टिगेशन देने की आवश्यकता नहीं है। फल को भरने के लिए ही हम लोग शेड्यूल देते हैं। 0050 हुआ, पोटैश हुआ, मैग्नीशियम हुआ, उसके साथ में पोटेशियम सोनाइट हुआ। वो लास्ट वाली चेन में जब फल कट रहा था उस समय की बात कर रहा हूँ। तो जब पूरा फल कट जाएगा, पूरा रटून मैनेजमेंट हम लोग कर लेंगे, सिंगल आपका ये बेबी खड़ा रहेगा, मदर प्लांट के पास फल नहीं रहेगा, उसके बाद में इसमें फर्टिगेशन शेड्यूल बेसल डोज लेना है। तो पहले बेसल डोज में करना क्या है, 1,000 पौधों के लिए, जैसे 1,000 पौधे हैं उसके लिए बेसल डोज बनाना है। तो 30 किलो 10 26 26 आता है मार्केट में। नाइट्रोजन 10%, 26% फॉस्फोरस और 26% पोटाश। उसमें प्रति 1,000 पौधों के लिए 4 किलो मैग्नीशियम। तो ये 34 किलो 35 किलो का ये एक पूरा शेड्यूल बनता है। इसके 3 गुना गोबर खाद लेना है और इसके 1,000 पौधों के लिए 10 किलो नींबोड़ी पेंट लेना है। नींबोड़ी पेंट डालने के बाद में इसको 8 से 10 दिन फर्मेंटेशन के लिए रखना है। फर्मेंटेशन होने के बाद में प्रति पौधे के पास में जहाँ ड्रिप है उसके पास में इतना लंबाई में, ऐसा लंबा लंबा 100 ग्राम डाल देना है। ये पहला बेसल डोज हो जाएगा मित्रों। अभी आज की स्थिति जो बारिश की स्थिति है, बारिश के दिनों में अभी कई जगह पे, यहाँ पे आइए थोड़ा सा मच्छर ला दीजिए, आपके पास सर के ऊपर भी काफ़ी मच्छर बैठे हुए। अभी जैसे ये वाली स्थिति बनी हुई है, कई पौधों में अभी पत्तों में ये डॉट आ रहे हैं, ये वाली चीज़ें करपा सिगाटों का अभी आएगा ही भर भर के। तो उसके लिए करना क्या है, और मच्छर भी काफ़ी सारे हैं, तो अभी करना क्या है, करपा सिगाटोका के लिए, करपा और सिगाटोका के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 15 लीटर का पंप है तो 1 लीटर प्रति पंप में क्या लेना है,
कार्बनिज्म मैन्कोजेब, ये प्रति 1 लीटर के लिए 1.5 ग्राम। 15 लीटर का पंप है तो 20 से 25 ग्राम आएगा। 20 लीटर का पंप है तो 30 ग्राम आएगा। उसमें अल्कोहल लेना है, आप देसी शराब भी ले सकते हो। वो प्रति 1 लीटर के लिए आपको 1.5 ml लेनी है, बराबर। प्रति 1 लीटर के लिए 1.5 ml। और क्लोरोसाइपर मेथ्रिन लेना है। ये क्लोरो इसलिए लेना है ताकि मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और फल अपने यहाँ पे नहीं है, तो उसका भी प्रति 1 लीटर के लिए 1.5 ml लेना है क्लोरोसाइपरमेथ्रिन। और आपको सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर 5 ml ले लेना है। इसमें 5 ml इसलिए ताकि ऊपर से बारिश आ रही है और बारिश के दिनों में अगर हमने अभी स्प्रे किया और स्प्रे करने के बाद में बारिश आई तो वो स्प्रे हमारे कुछ काम का नहीं रहता है, इसके लिए। और स्प्रे करते समय ध्यान ये रखना है कि पूरा रैपिड स्प्रे करना है। ये नीचे से लेकर पूरा ऊपर फोगिंग वाला, पूरा फुल फोगिंग वाला स्प्रे लेना है, डबल नोजल वाले। क्यों डबल नोजल आते हैं ना, पूरा फोगिंग कर लेना है। नीचे से पत्तों के ऊपर भी जाना चाहिए, ऐसा भी पूरा मतलब फोगिंग होना चाहिए पूरे पत्तों के ऊपर, नीचे से ऊपर सब दूर। दूसरा, जितना ये कचरा डाला हुआ है इसके ऊपर भी इसके छींटे आ जाने चाहिए। मतलब जहाँ पे 10 पंप लग रहे हैं वहाँ पे 15 पंप भी लग जाए इस अवस्था में, इस कंडीशन में तो चलेगा। लेकिन ये स्प्रे को ध्यान रखना है कि जहाँ फल टंगा हुआ है, अगर 1-2 फल आपके खेत में आया हुआ है तो थोड़ा सा बचाकर उसके ऊपर स्प्रे करना है। ये रैपिडली स्प्रे आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि यार मेरे खेत में थोड़ा बहुत करपा और सिगाटोका की समस्या दिख रही है, तो उन किसानों के लिए ये स्प्रे आपको उसमें ले लेना है। और रटून में अगर पिकअप नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे चोकिंग अगर हो रही है, चोकिंग था ना अभी आपका 24-24 जीरो छोड़ने से पहले एक जगह हाँ पे पत्ते थे, हाँ, आपको क्या फर्क दिखने लगा? अंदर ही बढ़ गई ना उसकी। हाँ, तो जिसके खेत में ये बंच लेकर बैठा हुआ है, पिकअप नहीं कर रहा है, उनके लिए 1000 पौधों के लिए 100 लीटर पानी, 1 लीटर फॉस्फेरिक एसिड और 10 किलो 24-24 जीरो पानी में डाल देना है। और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 200 ग्राम पोटेशियम हुमेट लेना है और 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसका घोल बनाना है। और घोल बनाने के बाद में डायरेक्ट 1000 पौधों को ड्रिप एप्लीकेशन करना है। ड्रिप एप्लीकेशन करने के बाद में जैसे आज 24-24 जीरो का ड्रिप एप्लीकेशन किया, उसके 7 दिन बाद बेसल डोज तो डाला हुआ है, उसके 7 दिन बाद 1000 पौधों के लिए 100 लीटर पानी, 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 10 किलो आपका पोटैश। और उसमें पोटैश जब डालोगे तो पोटैश पानी में घुल जाएगा। घुलने के बाद में आपको ये ड्रिप एप्लीकेशन करना है। मित्रों, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का मैं नाम आपको बता रहा हूँ, लेकिन लेते समय आपको इंडस्ट्रियल ग्रेड का नहीं लेना है। आप कमर्शियल जो अपना खेती के लिए यूज़ होता है वो डाइल्यूशन किया हुआ लेना है, 40 से 50% वाला, ताकि वो काफ़ी हार्डनेबल होता है। तो पानी में जब भी डालोगे तो उसको प्रोटेक्शन लेकर डालना है। बूंद 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 100 लीटर पानी में पहले डाइल्यूशन कर लेना है। और डाइल्यूशन करने के बाद फिर आपको पोटैश डालना है। वो पूरा घोल बनाकर ड्रिप से आपको एप्लीकेशन करना है। इतना ध्यान रखिए, इतना कीजिए। इतना करने के बाद में 3 महीने के बाद, जैसे 3 महीने के बाद जैसे पहला बेसल डोज आज हो गया है और इसके बीच में आपने ये 2 चीज़ें कर ली, एक स्प्रे कर लिया, उसके बाद में और एक बेसल डोज आपको 10-26-26 का बनाना है। ये 10-26-26 इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि ये इजी फॉर्म में कहीं पे भी अवेलेबल है। अगर आप लोगों के पास में 9-24-24 अगर मिलता है तो सबसे बेस्ट और प्रीमियम रिजल्ट उसका आता है ना। उसका बेसल डोज आप ले सकते हो, लेकिन दूसरी बात जब बेसल डोज अगर लोगे तो 9-24-24 आपको 1000 पौधों के लिए 15 किलो लेना है। और उसमें नींबूड़ी पेंट, नीम की खली या सरसों की खली जितनी मिलेगी उतनी आप ले सकते हो। मतलब 1000 पौधों के लिए 15 किलो ले सकते हो। और इसको एक जगह जगह पे मिक्स करके उसमें उसके 3 गुना गोबर खाद में मिक्स करने के बाद में वैसे ही 7 से 8 दिन उसको पकाने की रेसिपी बनानी है। मतलब भट्टी बनाकर आपको आपके खेत में उसको बेसल डोज के स्वरूप में देना है। ठीक है, इतना 2 बेसल डोज भरिए और ये स्प्रे वगैरह कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें एडवांस टेक्नोलॉजी वाली, जैसे कुछ चीज़ें नावी में मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे सल्फर डस्टिंग कर रहे हैं। वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि सल्फर डस्टिंग रटून में क्यों करते हैं, बराबर। वो अगली कड़ी रहेगी, क्योंकि कई सारे किसान यहाँ पे इस साल जुड़े हुए हैं और नई नई चीज़ें हमें समझ में आ रही है, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे मच्छर वगैरह काफ़ी काट रहे हैं है ना, तो उसके लिए क्लोरो और नॉर्मल सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का स्प्रे करोगे तो काफ़ी रिजल्ट आपको मिलेंगे। कई लोग आपको
करपा सिगाटोका के लिए प्रोपानोज़ोल, हेक्साकोनाज़ोल उसके साथ में सल्फ़र वगैरह जो आता है, इसका स्प्रे बोलते हैं। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने अगर ये स्प्रे ले लिए तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप वो स्प्रे का उतना रिजल्ट नहीं ले पाओगे। तो पहले नॉर्मल स्प्रे लीजिए, उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़े हमें 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, तो हम लोग उसमें भी जाएंगे। लेकिन पहले नॉर्मल वाला स्प्रे ले लीजिए, तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट पिछले 4 साल से मैं ले रहा हूँ। तो इस साल भी आप लीजिए, सुनिए, और करने के बाद में आपको रिजल्ट आता है तो मेरे पास किसान कार्यशाला में आप वीडियो डालिए। ठीक है, नमस्ते भैया, थैंक यू।